हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र साक्या हमारे यूट्यूब चैनल द एथिकल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन काफ़ी पसंद आएगा। इसमें हम जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स या एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो नया सिलेबस जोड़ा गया है आईसीटी, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एमपीपीएससी प्री 2020 की बात करें, एमपीपीएससी प्री 2021 की बात करें, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस की बात करें, या फिर मेडिकल ऑफिसर्स, एडीपीओ, विभिन्न एग्जाम जो कि एमपीपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं, और इन सभी एग्जाम्स में आईसीटी जो कि कंपलसरी कर दिया है, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में आईसीटी से पूछे जाते हैं। अभी आपको पता होगा सेट का एग्जाम आने वाला है, सेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इन सभी एग्जाम्स में आईसीटी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और 21 मई को आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको पता चल पाए कि एमपीपीएससी में जो आईसीटी के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल क्या है और वो किस तरह से कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से जो छात्र एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने जो आईसीटी सब्जेक्ट है वही सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके अभी तक एमपीपीएससी ने जितने भी पेपर लिए हैं जिनमें आईसीटी के क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी पेपर्स को, आईसीटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि उनका लेवल क्या है और हमें अपनी तैयारी किस तरह से जारी रखनी चाहिए या करनी चाहिए। तो इस सेशन में हम बात करें तो सबसे पहले तो हम आईसीटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे एमपीपीएससी प्री 2020, एमपीपीएससी प्री 2021, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस 2020, और आपका एडीपीओ का एग्जाम, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम। इन एग्जाम्स में आईसीटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी व्याख्या सहित उनको हम देखेंगे अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। देखिए इसमें हम एमपीपीएससी के द्वारा जो आईसीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस सेशन में हम जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, एमपीपीएससी प्री 2021, जो हाल ही में लास्ट ईयर हुआ था, इसमें जो आईसीटी के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे उन 9 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आज के सेशन में आईसीटी के 9 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगले सेशन में हम फिर एमपीपीएससी प्री 2020 की चर्चा करेंगे, इसी तरह एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000। ठीक है, तो इसकी बात करें तो आपको पता हुआ कि भारत में आईटी एक्ट जो है वो 9 जून 2000 को 9 जून 2000 को पारित हुआ था। आईटी एक्ट 9 जून 2000 को पारित हुआ था और यह 17 अक्टूबर 2000 से क्या मिनटों फिर इफेक्टिव है, प्रभावी है। 17 अक्टूबर 2000 से यह प्रभावी है। ठीक है, दो फैक्ट हमने ये जाने। अब इसमें बात करें आईटी एक्ट 2000 जो है, इसमें आगे चल के 2008 में संशोधन किया गया और वर्तमान में इस आईटी एक्ट में टोटल अध्याय की बात करें, टोटल 13 चैप्टर 13 अध्याय है। इसमें धाराएं की बात करें, धाराएं इसमें 94 धारा या सेक्शंस हैं, और अनुसूचियों की बात करें तो इसमें 4 या 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां 4। यह कुछ आईटी एक्ट से रिलेटेड फैक्ट हमने देखे। अब बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो आईटी एक्ट का जो अध्याय यानी चैप्टर अध्याय 3, 4 और 5 इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है। आईटी एक्ट 2000 के अध्याय 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है। जबकि बात करें यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है, तो डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इनकी चर्चा की गई है इसके अध्याय चैप्टर 2 में। प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण की अगर बात की जाए, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण जो है अध्याय 6 में इन्होंने बताया है। ठीक है, अध्याय 6 में प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण दे रखा है। तो इस तरह से इसका आंसर आयोग ने भी डी माना है और इसका सही आंसर भी डी ही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण। तो यहाँ पे अगर हम ई कॉमर्स से क्वेश्चन है, ये ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ई कॉमर्स में कई प्रकार के बिजनेस मॉडल्स देखे जाते हैं। जिनकी बिजनेस मॉडल्स की अगर बात करें, पहले मैं आपको आंसर बता दूं तो यहाँ पर आयोग ने ए और सी आंसर दोनों को माना है, यानी एक तो ए को भी इन्होंने माना है और सी को भी माना है, दोनों को ही आंसर माना है आयोग ने। अब हम देखो जो बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स में उनकी अगर चर्चा करें तो देखो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक तो होता है B2B मॉडल, B2B, ठीक है, B2, इसी तरह से दूसरा होता है B2C मॉडल। और बात करें तो C2C मॉडल, C2C, कई टाइप के बिजनेस मॉडल है। C2A अभी केवल मैं नाम लिख रहा हूं, अभी इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे क्या होते हैं। C2A मॉडल, C2A, C2A के G2B मॉडल भी होता है, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक, ऐसे G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या कस्टमर, ऐसे ही P2P मॉडल होता है, पीयर टू पीयर मॉडल। अब देखो बात करें तो इसका पूरा नाम है बिजनेस टू बिजनेस। जब दो कंपनियों या दो व्यवसायियों के बीच में कोई व्यापार किया जाता है तब उसे हम B2B मॉडल कहते हैं, ठीक है, दो कंपनियों, दो व्यवसायियों के बीच में व्यवसाय को B2B मॉडल कहेंगे। फिर बात आती है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी किसी कंपनी के द्वारा अपना कोई भी उत्पाद, अपना कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर या ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को बेचा जाता है तब उसे हम B2C मॉडल की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे ये C2C, जब दो उपभोक्ता आपस में चीजों का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तब उसे C2C मॉडल कहते हैं। जैसे कि हम OLX पे अपनी पुरानी चीज, हमने कंपनी से कोई पुरानी चीज खरीदी है और कंपनी से कोई नई चीज खरीदी है, फिर हम उसे बेचना चाहते हैं तो OLX वगैरह कोई करे उन पर डाल देते हैं। तो जब दो उपभोक्ता आपस में खरीदारी करते हैं, लेन देन करते हैं, खरीद पर बिक्री करते हैं तो उसे C2C मॉडल कहा जाता है। B2A मॉडल की बात करें, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई टेंडर या विज्ञप्तियां निकाली जाती है, कोई निविदाएं निकाली जाती हैं, तो जब किसी कंपनी के द्वारा वह निविदा भरी जाती है या निविदाएं या टेंडर्स लिए जाते हैं तो B2A मॉडल में रहेंगे। इसी तरह से C2A यानी कंज्यूमर, उपभोक्ता से प्रशासन के लिए, उपभोक्ता से प्रशासन, तो उपभोक्ताओं के द्वारा या उपभोक्ताओं को प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है उसमें आ जाता है C2A मॉडल। गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात करें तो सरकारों के द्वारा कंपनियों को कोई चीज सेल की जाती है, बेची जाती है तो उसे गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल कहेंगे। गवर्नमेंट टू कस्टमर यानी सरकार से ग्राहक, तो ग्राहकों के द्वारा यानी उपभोक्ताओं के द्वारा जो रिटर्न टैक्स वगैरह दाखिल किए जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म की जो आप फीस भरते हो, रिटर्न टैक्स भरते हो, वो सारी चीजें गवर्नमेंट टू सी मॉडल में आ जाती है। P2P मॉडल की बात करें तो जब दो खरीद बिक्री करने वाले व्यवसायियों या ग्राहकों या उपभोक्ताओं के मध्य में कोई बिचौलिया ना रहे, डायरेक्ट फेस टू फेस लेन देन हो, फेस टू फेस खरीद बिक्री हो, से P2P मॉडल कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा है कि नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। तो देखो दो कंपनियां, दो व्यवसायी है, दो कंपनी मान लो, वो आपस में कोई चीज नीलामी करना चाह रही है, ठीक है, या खरीद बेचना चाह रही है तो B2B मॉडल में आ जाएगा। C2C, B तो इसमें आएगा नहीं। C2C, दो ग्राहक भी आपस में चीजों की नीलामी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, मैं उसे सेल करना चाहता हूं तो उसकी नीलामी कर सकता हूं, उसे कोई ग्राहक डायरेक्ट खरीद सकता है, मुझसे कोई उपभोक्ता खरीद सकता है। इस तरह से यहाँ पे दोनों ऑप्शन आयोग ने सही माने थे। अगला क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर भी आयोग ने दोनों ही माना था, यानी इसने राउटर भी माना था और गेटवे भी माना है, और दोनों ही आंसर यहाँ पे सही है। देखो तो हम घरों में मोडेम लगाते हैं, तो मोडेम से जब इंटरनेट कनेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर से, हमारे सिस्टम से, तो मोडेम और कंप्यूटर के बीच में जो डेटा पैकेट्स आते हैं उनको स्थानांतरित करते हैं, IP एड्रेस तक भेजता है, वह काम होता है राउटर का। ये सिमिलर नेटवर्क पे काम करता है, एक समान नेटवर्कों पे काम करता है। इसी तरह से गेटवे भी दो नेटवर्कों के बीच गेट की तरह कार्य करता है और यह भी डेटा को स्थानांतरित करने का काम करता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे B और D दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें कहा जाता है।
यानी अ डेटाबेस दैट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। इसे सभी जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसे डोमेन नेम सर्विस कहा जाता है। ठीक है, सॉरी डोमेन नेम सिस्टम प्रणाली, डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। आयोग ने भी इसका बी आंसर सही माना है। तो डोमेन नेम सिस्टम, जहां पर जो विभिन्न एड्रेस, नेम और एड्रेस रहते हैं, ठीक है, तो नेम और एड्रेस कहाँ रहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम में रहते हैं, यानी डोमेन में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है उस मॉडल को कहा जाता है। ठीक, यानी जब दो उपभोक्ता हैं, सॉरी कोई, इसमें बात हो रही है हमारे उपभोक्ता अपने हिसाब से, कस्टमर टू बिजनेस मॉडल की बात हो रही है, कस्टमर टू बिजनेस। तो यहाँ पे आंसर तो सी टू बी सीधा हो ही जाएगा, यानी कोई ग्राहक है, कोई सॉरी उपभोक्ता है, जैसे मान लो हम लोग हैं, मैंने कोई एक ऐप जनरेट किया, कोई ऐप तैयार किया, कोई एक एप्लीकेशन मैंने डिजाइन की, अब मैं उस एप्लीकेशन को किसी कंपनी को बेचना चाहता हूँ, और उस एप्लीकेशन की रेट भी मैंने अपने हिसाब से फिक्स की है। अब कोई कंपनी उस मैंने जो रेट तय की है उस रेट पर उसे खरीद सकती है या नहीं भी खरीद सकती है, उसकी मर्जी के ऊपर है। तो यह बिजनेस कैसा हुआ, सी टू बी बिजनेस हुआ, सी टू बी मॉडल है। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड, जो वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो वर्चुअल कीबोर्ड होता क्या है कि एक्चुअल में जब हम मोबाइल या कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो वहां पे एक धीरे से ही एक कीबोर्ड मोबाइल में ऊपर की तरफ खुल जाता है, और वहां पे हम टाइप वगैरह कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं। तो वर्चुअल कीबोर्ड एक तरह से पासवर्ड चोरी, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, इन सभी से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे आंसर उपरोक्त सभी होगा। ये पासवर्ड चोरी तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कोई पासवर्ड को चोरी कर ले, जैसे हमने जो भौतिक कीबोर्ड होते हैं उसमें हमने पासवर्ड डाला, तो वहां पे की लॉगर वगैरह अपडेट कर दिए जाते हैं हैकर्स के द्वारा, तो की लॉगर उनको चोरी कर लेता है, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड में की लॉगर चोरी नहीं कर पाता है। ट्रोजन हॉर्स वगैरह हमारे सिस्टम में पटक दिए जाते हैं, स्पाईवेयर भी डाल दिए जाते हैं। तो वर्चुअल कीबोर्ड इन सभी चीजों से हमारे सिस्टम की सुरक्षा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। तो यहाँ पर जो आयोग है उसने आंसर स्पूफिंग को माना है, स्पूफिंग को आंसर दिया है। समझे क्या होता है, तो फिशिंग समझे पहले, सबसे पहले तो फिशिंग में क्या होता है, आपके पास कहीं ऐसी जगह से कोई मेल वगैरह आता है जो आपको ऐसा लगता है, यानी आपको ये कहे तो सीधा कहने का मतलब है क्रेडिट पर्सन लगता है, यानी साख वाला व्यक्ति लगता है, आपको ऐसा लगता है किसी अच्छी जगह से, किसी क्रेडेंशियल जगह से आपके पास ईमेल आया और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, जबकि वो अच्छा होता नहीं है। आप जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी कुछ गुप्त जानकारियां चोरी की जा सकती है उसके द्वारा। स्पूफिंग में भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें एक आईपी एड्रेस आता है आपके पास, एक आईपी एड्रेस डिजाइन किया जाता है हैकर्स के द्वारा, और आपको वो आईपी एड्रेस ऐसा लगता है कि एकदम सटीक है, सही है, क्रेडिट है, आपको ऐसा लगता है किसी पहचान वाले का ही, लेकिन वो किसी पहचान वाले का होता नहीं है। तो देखो सेम टू सेम काम हो रहा है फिशिंग और स्पूफिंग में, बस अंतर इतना है कि फिशिंग में सामने वाले हैकर्स के द्वारा आपसे मतलब एक गलत इरादे से भेजा जाता है, स्पूफिंग में इरादा उसका गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्पैमिंग आप जानते हो, आपके मोबाइल पर कई दिन भर में कई सारे मैसेज आते हैं, स्पैम्स आते हैं, यानी अनचाहे मैसेज को ही स्पैम कहा जाता है, स्पैमिंग। ठीक है, इसी तरह स्नीफिंग भी एक तरह का साइबर हमला है। ये सारे के सारे साइबर हमले दे रखे हैं, इसमें आंसर हमारा स्पूफिंग आयोग ने दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, ठीक है, हमें पता करना है कि इनमें से एक सर्वर नहीं है, एक नेटवर्क है उसमें से सर्वर कौन सा नहीं है। फाइल सर्वर होता है जहां फाइल सेव करते हैं सर्वर, प्रिंट सर्वर प्रिंटर के लिए नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो प्रिंटर वो भी सर्वर होता है। एप्लीकेशन सर्वर, कई एप्लीकेशन के द्वारा एक सर्वर तैयार किया जाता है, वो भी एक सर्वर होता है। नेटवर्क सर्वर इस तरह का कोई भी चीज नहीं होती, नेटवर्क सर्वर सर्वर नहीं होता है। ठीक, आयोग ने भी इसका आंसर डी ही माना है और डी ही आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो आपको टोपोलॉजी पता है, कितनी टोपोलॉजी होती है टोटल कंप्यूटर नेटवर्किंग में? 5 तरह की टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी, जब एक अक्षीय तार से विभिन्न कंप्यूटर जोड़े जाते हैं या एक नेटवर्क बनाया जाता है तब उसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी, इसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है, मुख्य कंप्यूटर, और मुख्य कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर
जुड़े होते हैं। मुख्य कंप्यूटर सर्वर की तरह काम करता है या हब की तरह काम करता है। स्टार टोपोलॉजी में यदि मुख्य कंप्यूटर खराब हो जाए, मुख्य कंप्यूटर फेल कर जाए, तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाता है। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी, इसमें मुख्य कंप्यूटर नहीं होता, लेकिन कई कंप्यूटर एक रिंग की तरह इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक, एक रिंग की तरह जुड़े होते हैं कई सारे कंप्यूटर। ठीक, इसमें कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता। जब मुख्य कंप्यूटर नहीं है तो इसमें कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए, इसमें क्या है, रिंग टोपोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए, एक भी कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। इसमें केवल मुख्य कंप्यूटर खराब होगा तब पूरा सिस्टम फेल होगा। ठीक है। गेट टोपोलॉजी, इस तरह की कोई टोपोलॉजी नहीं होती। बस टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी और एक ट्री टोपोलॉजी। इस तरह से 5 प्रकार की टोपोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस का 2021 में प्रीलिम्स हुआ था, उसमें यह 9 क्वेश्चन आईसीटी से पूछे गए थे। मैंने सभी पेपर्स की एनालिसिस करी है। एमपीपीएससी के सभी पेपर्स में, सभी एग्जाम्स में लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आईसीटी से पूछे जा रहे हैं और यह आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि आईसीटी क्वेश्चन बने। अगर आपसे आईसीटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और जो लोग लगातार पेपर दे रहे हैं, एमपीपीएससी में शामिल हो रहे हैं, उनसे आप पूछिए जो सीनियर्स हैं कि सर आईसीटी का क्या रोल है, आईसीटी कितना महत्वपूर्ण। और सभी स्टूडेंट के लिए सबसे मुसीबत यही सब्जेक्ट बना हुआ है। इस सब्जेक्ट को लेकर मैंने लास्ट ईयर 2021 में एक बुक भी लिखी थी। उसके आधार पर उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम पूछे गए थे। ठीक है, लगभग 90% क्वेश्चन उस बुक से पूछे जा रहे हैं और पूछे गए। जिन लोगों ने पढ़ी है वो लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले सेशन में हम एमपीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 9-10 क्वेश्चन उसमें हैं। इसी तरह से फिर आगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के सभी क्वेश्चन जितने भी पेपर पूछे गए, जितने पेपर आए हैं, उन सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह से हम अपना आईसीटी के प्रीवियस ईयर वाला पार्ट कंप्लीट करते ही जो इस साल की आईसीटी का करंट अफेयर है और आईसीटी रिलेटेड जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, तो लगभग 500 से 700 क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूं। वो आपके लिए आगे चल के मैराथन लेके आऊंगा। देखो, मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया था कि यह मेरा हमारे चैनल पर पहला वीडियो है। तो आपको पता है अभी जब तक हमारे 200 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे, हम लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो तब तक आपको यह लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिल पाएंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को इन चीज़ों का फायदा मिल सके। तो शुरुआत में आप लोगों के सहयोग की मैं आशा करता हूं और मुझे यह भरोसा है कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग जरूर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एमपीपीएससी प्री 2020 के आईसीटी के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।